हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सेक की संरचना को समझेंगे तथा साथ ही साथ उसके भीतर जो द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन की क्रिया होती है उसको भी विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले भ्रूणकोश की संरचना बनाते हैं कि एक प्रारूपी भ्रूणकोश किस प्रकार से होगा। ये और इसमें कुल 7 कोशिकाएं होते हैं, तो उन कोशिकाओं को भी हम बना देते हैं। 3 कोशिकाएं इधर होंगे इस तरीके से, और एक कोशिका इसके ऊपर इस तरीके से। ये 3 कोशिकाएं हो गए इस सिरे पर, और 3 कोशिकाएं होंगे आपके इधर इसके अपोजिट सिरे पर। तो उसको भी यहाँ पे बना दे रहे हैं इस तरीके से। और एक कोशिका बड़ा सा होता है, उसको मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। देखिए, ये यहाँ से लेकर के इस तरीके से ये एक केंद्रीय कोशिका कहलाता है, जिसके भीतर 2 ध्रुवीय नाभिक या पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसके चित्र को बना सकते हैं। अब आइए इसके नामों को समझते हैं, क्या क्या होंगे इस पे। तो ये जो भ्रूणकोश होता है ये पाया जाता है इस अंडाशय में। अंडाशय के भीतर जो बीजांड होता है उसके भीतर ये पाया जाता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस बीजांड की संरचना को नहीं समझा होगा तो आप बहुत सरल तरीके से इसका चित्र बना करके वर्णन करना सीख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जा करके आप आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। बीजांड में जो ऊपर का भाग है ये कहलाता है निभाग, और जो नीचे का जहाँ पे दोनों आवरण आकर के नहीं मिले हैं कहलाता है बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। अब देखिए, इसमें 3 कोशिकाएं निभाग या चिलाजा की ओर हैं और 3 कोशिकाएं इस बीजांड द्वार की ओर स्थित हैं। ये जो ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं हैं निभाग की ओर, इनको हम लोग कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल। या प्रतिमुख कोशिका। ये इसके मुख से विपरीत, ये बीजांड द्वार से ऊपर की ओर होता है विपरीत, इसलिए प्रतिमुख कोशिका कहलाएगा। इसी तरीके से बीजांड द्वार की ओर जो 3 कोशिकाएं होते हैं, इनमें जो 2 कोशिकाएं होंगे इनको बोलते हैं सहायक कोशिका या सिनर्जीट सेल। और ऊपर की ओर जो एक कोशिका होता है ये कहलाता है अंड कोशिका, या इसको एक सेल कहेंगे। अंड कोशिका, और यही अंड कोशिका मादा युग्मक होता है। बीच में एक बड़ा सा जो कोशिका दिखाई दे रहा है ये कहलाता है केंद्रीय सेल। सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका। इस केंद्रीय कोशिका में बड़ा सा रिक्तिका या वैक्यूल होता है, और सेंट्रल सेल में ही पाए जाते हैं 2 की संख्या में ध्रुवीय नाभिक या पोलर न्यूक्लियाई। इस तरीके से यदि हम इसमें देखते हैं तो प्रारंभ में इसमें 8 कोशिकाएं होते हैं, जिसमें से 2 कोशिका फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ये दोनों ध्रुवीय नाभिक वाली कोशिकाएं, और एक केंद्रीय कोशिका बनता है। तो इसीलिए केंद्रीय कोशिका द्विगुणित होता है, और बाकी जो सभी कोशिकाएं हैं ये अगुणित होते हैं।
तो एक प्रारूपिक भ्रूण कोश के भीतर 7 कोशिकाएं होंगे और केंद्रकों की संख्या 8 होगा। अब आइए इसमें आगे देखते हैं कि इसमें त्रिक संलयन और द्विनिषेचन की क्रिया कैसे संपन्न होता है। इस चित्र को देखिए, जब परागण की क्रिया होता है, पराग कण पराग कोश से इस वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उस समय इस पर 2 केंद्रक होते हैं पराग कण पर। एक होता है जनन केंद्रक और दूसरा होता है वर्धी केंद्रक। जब ये पराग कण इस वर्तिकाग्र पर पहुंचा तो यहाँ से भोज्य पदार्थ को अवशोषित करके जो पराग कण का जनन छिद्र होता है, उस छिद्र से एक नली बनना प्रारंभ होता है जिसको पराग नली कहते हैं, और इसका निर्माण मुख्यतः वर्धी केंद्रक के द्वारा किया जाता है। और इसी वक्त ये जो जनन केंद्रक होता है, इसमें एक समसूत्री विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप जनन केंद्रक 2 नर युग्मकों में विभाजित हो जाता है। मतलब जब ये यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ दूरी पर और मैं बना देता हूँ इसको, चलिए इस तरीके से पराग नली यदि इतना बड़ा कर दिए तो आगे की ओर ये वर्धी केंद्रक है और पीछे की ओर देखें तो ये जनन केंद्रक 2 केंद्रकों में विभाजित हो गए। ये कहलाता है नर युग्मक फर्स्ट और सेकेंड कहलाएगा नर युग्मक सेकेंड, और आगे की ओर ये वर्धी केंद्रक। ये जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाता है, ऊपर का ये जो नली है ये कैलस नामक पदार्थ से ऐसे सील कर दिया जाता है और ये वर्धी केंद्रक इसको आगे ऐसे बढ़ाते हुए और ऐसे होते हुए ये और आगे की ओर बढ़ाते हुए ये चला जाता है इस बीजांड द्वार की ओर। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ये नली किसी एक सहायक कोशिका को नष्ट करते हुए ऐसे ये इसको छेद करके अंदर प्रवेश कर जाता है। अब आगे की क्रिया को हम इस चित्र में समझते हैं। जैसे मान लीजिए वो पोलन ट्यूब या जो पराग नलिका हुआ, ये इसको सहायक कोशिका को तोड़ते हुए मान लीजिए यहाँ पर प्रवेश कर गया, तो इसके दोनों जो नर युग्मक होते हैं, ये दोनों नर युग्मक यहाँ पे फ्री हो गए और फ्री होने के बाद एक नर युग्मक जाकर के अंड कोशिका के साथ और दूसरा नर युग्मक जाकर के ये जो द्वितीयक केंद्रक होता है केंद्रीय कोशिका, उससे जाकर के इन ध्रुवीय नाभिकों से जुड़ जाता है। तो पहले में देखिए क्या होगा, ये जो अंड कोशिका है, इस अंड के साथ जाकर के एक नर युग्मक जुड़ गया और इस क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। ये रहता है अंड अगुणित, नर युग्मक भी है अगुणित, दोनों जब जुड़ते हैं तो युग्मनज बन गया, ये हो गया द्विगुणित और ये कहलाता है सत्य निषेचन। इसको बोलते हैं सत्य निषेचन या सीनगैमी। ये कहलाएगा सीनगैमी। अब ये जो दूसरा नर युग्मक है, ये नर युग्मक जाकर के इसके साथ, इस जो द्वितीयक केंद्रक होगा, इस द्वितीयक केंद्रक के साथ जाकर के फ्यूज हो जाता है। तो ये हो गया द्वितीयक केंद्रक जो कि पहले से द्विगुणित होगा। इससे जाकर के ये नर युग्मक जो कि अगुणित है जाकर के जुड़ के और एक भ्रूणपोष बनाते हैं एंडोस्पर्म, और ये होता है त्रिगुणित। यहाँ पे भ्रूणपोष बनेगा तो द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक से जुड़ करके भ्रूणपोष बनाएगा, और इसमें देखिए यहाँ पे द्विगुणित और ये अगुणित, ये दोनों मिलकर के त्रिगुणित बनाते हैं। तो ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन। इस तरीके से हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एक बार अंड के साथ नर युग्मक मिल रहा है, मतलब यहाँ पे एक निषेचन की क्रिया हुआ, और दूसरे बार द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक मिल रहा है, मतलब यहाँ पर एक बार और निषेचन की क्रिया हुआ। इसलिए इस दोनों को मिला करके कहा जाता है द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप जो सत्य निषेचन या सीनगैमी की क्रिया होता है, इसमें जो युग्मनज बनता है आगे चल के ये भ्रूण बनाएगा
और भ्रूण आगे बीज में परिवर्तित हो जाता है। और इसी तरीके से ये जो असत्य निषेचन है, जिसको त्रिकसल्यन कहें, ट्रिपल फ्यूजन से जो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बनता है, ये इस भ्रूण का पोषण प्रदान करता है। और कुछ पौधों में जब बीज बन जाता है उसके पश्चात भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है, और कुछ पौधों में यह बना रहता है। और बाकी ये जो प्रतिमुख कोशिकाएं हैं और ये जो सहायक कोशिकाएं हैं, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और ये जो द्विनिषेचन की क्रिया है, ये द्विनिषेचन की क्रिया आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं उन सब का महत्वपूर्ण गुण होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।